हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की ड्राइंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ना चाहता है तो आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ से जाकर आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, फ्यूचर में आप लोग कला से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कला और कल्पना पर टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका कि कला में कल्पना का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलाकार जीवन को यथावत ग्रहण ना करके उसमें से महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली अंशों का चयन करता है। विभिन्न रूपों, दृश्यों अथवा चेष्टाओं के अलग अलग चुने हुए खंडों को एक सूत्र में मिलाने तथा अधिक प्रभावशाली बनाने में कल्पना का सहयोग लिया जाता है। यही नहीं, धार्मिक और रहस्यात्मक विषयों के लिए चित्रों में ऐसी अनेक आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें मनुष्य ने नहीं देखा होगा, जैसे भूत प्रेत, ईश्वर, राक्षस, स्वर्ग नरक आदि, ठीक है। यानी कि कलाकार अपनी कलाकृतियों में कुछ ऐसी आकृतियों का भी प्रयोग करता है जिन आकृतियों को उसने स्वयं कभी नहीं देखा होगा, जैसे भूत प्रेत, ईश्वर, नरक, स्वर्ग, ठीक है। तो ये सब ऐसी कलाकृतियों में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां हैं जिन्हें खुद कलाकार ने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन वह प्रयोग करता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कि वह अपनी कलाकृति के माध्यम से आपको क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में मानव ने प्रकृति में अनेक शक्तियों का अनुभव किया और उन्हें व्यक्त करने के लिए वृक्षों, पशुओं, पक्षियों तथा मानवीय आकृतियों के संयोग से अनेक नवीन रूपों की सृष्टि की। यह समस्त कार्य कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाया है। इस प्रकार कला में हम जिन रूपों का प्रयोग करते हैं वे सब बहाना मात्र हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य इन रूपों के माध्यम से विचारों, भावों तथा अनुभूतियों को व्यक्त करना है, ठीक है। कलाकार अपनी कलाकृति में विभिन्न रूपों के द्वारा अपने भावों को, विचारों को, अनुभूतियों को व्यक्त करता है, ठीक है। और वो चित्र कैसे होते हैं, केवल कल्पना मात्र। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले, स्वर्ग, नर्क, भूत प्रेत आदि, ठीक है। तो हम लोग इनको देखते तो नहीं हैं, लेकिन अपनी कलाकृति में इनका प्रयोग किस लिए करते हैं, केवल अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार यथार्थ जीवन में प्रेरित किंतु कल्पना के द्वारा संवर्धित भावों, विचारों तथा अनुभूतियों की व्यक्ति ही कला है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 2, कला की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो उत्तर इसका देखते हैं। कला स्वयं में एक व्यापक शब्द है, इसे परिभाषित करना बहुत जटिल है, ठीक है। कला एक वृहद शब्द है, इसे एक लाइन के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है, जैसे भावों की अभिव्यक्ति ही कला है, ठीक है। भावों की जो अभिव्यक्ति है वही क्या है, कला है। कला अपने समय की मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती रहती है। विभिन्न देशों ने इसे अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, ठीक है। कला क्या है, समय की मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप अपना रूप जो है वो बदलती रहती है और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से कला को परिभाषित किया है। जैसे देखते हैं यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को क्या कहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरण है और सुकरात के अनुसार जो उपयोगी है वही कला है, ठीक है। फ्रायड ने क्या कहा है,
कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के अनुसार कला की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी हैं। किस विद्वान ने कला के बारे में अपनी क्या परिभाषा प्रस्तुत की है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस विद्वान ने कला के बारे में कौन सी परिभाषा दी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, वर्णों के गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णों यानी कि रंगों के गुणों का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। वर्ण के 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं। ठीक है, रंग के कितने गुण होते हैं? 3 प्रमुख गुण माने जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रंगत। ठीक है, रंगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यू। चलिए देखते हैं रंगत क्या होती है। यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे कि लालपन, पीलापन, नीलापन। ठीक है, रंगत का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे आपका लाल कलर है तो उसकी रंगत कैसी हो गई? लालपन। ठीक है, पीला कलर है तो उसकी रंगत पीलापन हो गई, नीला कलर है तो उसकी रंगत नीलापन हो गई। ठीक है, यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से लाल, पीले और नीले के मध्य अंतर को दर्शक समझ पाता है। ठीक है, रंगत का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल इतना होता है कि विभिन्न रंगों के मध्य अंतर को दर्शक किस प्रकार समझ पाए। ठीक है, लाल है तो उसकी रंगत लालपन हो गई, पीला है तो उसकी रंगत पीलापन हो गई, और इसी प्रकार नीला है तो उसकी रंगत नीलापन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट गुण है आपका मान। ठीक है, मान को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। अब मान क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यह रंगत की हल्के और गहरेपन का द्योतक होता है, जैसे हल्का नीला और गहरा नीला। ठीक है, मान का मतलब क्या होता है कि रंग कितना हल्का है या फिर कितना गहरा है। ठीक है, यदि किसी रंगत में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान घट जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग मिलाने से किसी भी रंग में सफ़ेद रंग अगर आप मिला देंगे तो उस रंग का मान बढ़ जाएगा, और अगर किसी रंग में आप काला रंग मिलाएंगे तो उस रंग का मान घट जाता है। इस प्रकार सफ़ेद और काले रंग की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सघनता। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमा या इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। सघनता का मतलब क्या होता है कि रंग कितना अधिक शुद्ध है। ठीक है, रंग में भूरेपन अथवा धूमिलता मिलती है, रंग में भूरापन या फिर धूमिलता मिलती है, या सघनता के द्वारा जाना जा सकता है। रंग जितना अधिक तीव्र अथवा प्रखर होगा उसमें उतनी ही सघनता या शुद्धि होगी। ठीक है, रंग जितना ज़्यादा तीव्र होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा सघनता या फिर शुद्धि होगी। किसी भी रंग में तटस्थ रंग मिला देने से हम उसकी सघनता को कम कर सकते हैं। ठीक है, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद और काला। ठीक है, तो किसी भी वर्ण में या फिर रंग में आप तटस्थ रंग अगर मिला देंगे तो उसकी सघनता कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर वर्णों के गुण। तो वर्णों के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। ठीक है, रंगत को इंग्लिश में कहते हैं ह्यू, और मान को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू, और सघनता को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमा या फिर इंटेंसिटी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए लाइक आप अभी कर दीजिए, शेयर वीडियो देखने के बाद में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 4, वर्ण नियोजन की विवेचना कीजिए। ठीक है, वर्ण नियोजन की विवेचना कीजिए। वर्ण नियोजन की निम्न प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 वर्ण शून्यता। आप देखते हैं कि वर्ण शून्यता क्या होता है। इस योजना के अंतर्गत केवल काले व सफ़ेद रंगों द्वारा चित्रण कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, वर्ण शून्यता का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी आकृति को काले और सफ़ेद रंग के द्वारा ही अगर पूरा कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण शून्यता। ठीक है, केवल चित्राकृति में काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। नंबर 2 एक वर्णी योजना। ठीक है, एक वर्णी योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि एक वर्ण यानी कि इसमें किसी एक रंगत के विभिन्न तानों या मानों द्वारा या मानों का प्रयोग करते हुए
चित्रण कार्य को पूरा किया जाता है। मतलब कि आप किसी एक रंग को ले लीजिए और उसी रंग की विभिन्न तानों के द्वारा अगर आप चित्र को पूरा करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, एक वर्णीय योजना। ठीक है, जैसे आपका चित्र कौन सा है, मोनालिसा का। ठीक है, तो मोनालिसा का जो चित्र है वो केवल लाल रंग की तानों के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, केवल लाल रंग का उसमें प्रयोग किया गया है और लाल रंग की विभिन्न तानों के द्वारा मोनालिसा का चित्र बनाया गया है। तो एक वर्णीय योजना का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मोनालिसा का चित्र। ठीक है, मोनालिसा वही जो पेंटिंग है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में है। तीसरा है बहुवर्णीय योजना। इसमें एक ही चित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग कर चित्रण कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ही चित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग कर चित्रण कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है बहुवर्णीय योजना, यानी कि बहुत सारे वर्ण को मिलाकर अगर आप किसी चित्र को पूरा करते हैं तो वो बहुवर्णीय योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बहुत सारे रंगों को एक ही चित्र में यूज करना या फिर प्रयोग करना बहुवर्णीय योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से आप लोग वर्ण नियोजन की विवेचना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें वर्ण नियोजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। वर्ण शून्यता, ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एक वर्ण योजना, जिसमें केवल एक रंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, बहुवर्णीय योजना, जिसमें बहुत सारे रंग एक चित्र में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाँ, वर्ण नियोजन की, सॉरी ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, सुनिए यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा पोत कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख करें। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पोत कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख करें। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो पोत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पोत के कितने भाग होते हैं, 2। नंबर 1 प्राप्त पोत। इसके अंतर्गत वे धरातल आते हैं जो मूलभूत संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, जिसे देखकर व छूकर महसूस किया जा सकता है, जैसे लकड़ी, कैनवास, पत्थर, कागज इत्यादि। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, अनुकृत पोत। नकल या अनुकरण के द्वारा बने पोत इस श्रेणी में आते हैं। इसके द्वारा द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा कि अनुकृत पोत के द्वारा द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने कला की 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और कायदे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।